अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक्सपेंडिचर्स और रिसीट्स से रेलेवेंट है। आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स और रिसीट्स में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम एक्सपेंस को अच्छे तरीके से डिफाइन कर चुके हैं एग्जाम्पल के साथ कि पेमेंट करना एक्सपेंस कहलाता है या बेनिफिट लेना एक्सपेंस कहलाता है। यानी कि बच्चे आप इसको ऐसे समझेंगे, जब भी बिजनेस से अमाउंट बाहर जाती है तो इसका मतलब है कि वो बिजनेस का एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर जो है वो अकर हो रहा है। तो जब भी बिजनेस से कोई अमाउंट बाहर जाती है तो उसके बैक एंड पे कोई रीजन होती है, कोई वजह होती है, या ये अमाउंट दो तरह से बिजनेस से बाहर जा सकती है। एक को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं और दूसरे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स दो तरह के हो सकते हैं, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को डिफाइन कर लेते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। देखिए, वो तमाम अमाउंट जो बिजनेस ने पे कर दी है या पे करनी है, हम बात कर रहे हैं उस अमाउंट की जो बिजनेस ने पे करनी है या पे कर दी है, जिसके अगेंस्ट उसका बेनिफिट बिजनेस को करंट अकाउंटिंग ईयर में ही मिल जाएगा, तो उन एक्सपेंडिचर्स को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। यानी कि वो तमाम एक्सपेंडिचर्स जो हमने या पे कर दिए हैं या पे करने हैं और जिनके अगेंस्ट बेनिफिट हमें करंट अकाउंटिंग ईयर में ही पूरा मिल जाएगा, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे बिजनेस की टाइमलाइन है, जनवरी 2017 से स्टार्ट होकर दिसंबर 2017 तक जा रहा है। ये हमारा एक अकाउंटिंग ईयर है। तो अगर कोई ऐसी पेमेंट, एक ऐसा एक्सपेंस है जो हमने या तो पे कर दिया है या पे करना है और उसका बेनिफिट हमें इसी ड्यूरेशन के दौरान मिल जाएगा, मिलके वो खत्म हो जाएगा, तो उस एक्सपेंडिचर को बच्चे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एग्जाम्पल के जरिए इसको जस्टिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए ₹10,000 पर मंथ सैलरी पर हमारे पास काम कर रहा है। मिस्टर ए पूरा साल काम करता है, तो साल में जो कि 12 मंथ्स होते हैं, तो इस हिसाब से इसकी एक साल की सैलरी 1,20,000 बन जाएगी। तो बच्चे अगर हमने 1,20,000 उसको पे कर दिया है, जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि इट इज एन अमाउंट, ये वो अमाउंट होती है पेड जो हमने पे कर दी है। बच्चे अगर यहां पर हमने उसे 1,20,000 रुपए पे कर दिए हैं तो वही सुनने में आएगा पेड। और पेबल, पेबल का यहां मतलब है कि अगर हमने उसे 1,20,000 पूरे पे नहीं किए, हमने उसे 1,00,000 पे किया और उसे कहा कि 20,000 की पेमेंट बाद में करेंगे, तो वो यहां पर आएगा पेबल। तो इट इज एन अमाउंट, ये वो अमाउंट होती है पेड जो तो पे कर दी जाती है, और पेबल या भी फ्यूचर में पे करनी होती है, द बेनिफिट ऑफ विच, जिसका बेनिफिट विल बी कंज्यूम्ड इन करंट अकाउंटिंग ईयर, हमें उसी अकाउंटिंग ईयर में मिल जाएगा, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बिल्डिंग है बिजनेस की, वो हमने रेंट पे ली हुई है और उसका रेंट 20,000 पर मंथ है। तो अगर हम पूरे साल की बात करें तो हमारा जो रेंट है वो 2,40,000 रुपए बन जाएगा। तो अगर हमने 2,40,000 रुपए सारा रेंट पे कर दिया है तो ये आएगा इट इज एन अमाउंट पेड जो कि हमने पे कर दी है। और अगर हमने 2,40,000 सारा पे नहीं किया बल्कि 2,00,000 पे किया है और 40,000 हम फ्यूचर में पे करेंगे तो वो आएगा और पेबल। तो वो तमाम अमाउंट या तो जो सारी की सारी पे कर दी जाती है, इट इज एन अमाउंट पेड, या तो वो पेड होती है, और पेबल या वो फ्यूचर में पे करनी होती है और उसका बेनिफिट हमें करंट अकाउंटिंग ईयर में ही मिल जाता है। ये यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने जो याद रखनी है कि उसके अगेंस्ट बेनिफिट हमें करंट अकाउंटिंग ईयर में ही मिल जाना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने के लिए। तो इस बिल्डिंग का जो रेंट है जो हम पे कर रहे हैं या पे करेंगे, उसका बेनिफिट हम ले चुके हैं, तो लिहाजा वो हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप ऐसे, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं तो आपका जो बिल बनता है, लेट से 500 बनता है बिल, तो आपने अगर वो सारा पे कर दिया तो इट इज एन अमाउंट पेड,
ये वो अमाउंट है जो आपने पे कर दिया है। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 400 है, आपने 400 पे कर दिया है और 100 आप बाद में पे करेंगे, तो यहां पर आएगा इट इज एन अमाउंट पेड और पेएबल। वो जो 100 है वो बाद में पेएबल होगा और उसके अगेंस्ट, उस 500 के एक्सपेंस के अगेंस्ट आप बेनिफिट उठा चुके हैं, खाना बेटे आप खा चुके हैं, तो लिहाजा आपको बेनिफिट करंट अकाउंटिंग ईयर में ही मिल चुका है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बाद हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिस्कस करते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बिल्कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह है, सिर्फ इसमें ड्यूरेशन का फर्क है कि वो तमाम अमाउंट जो बिजनेस ने या तो पे करनी है या पे कर दी है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो बेनिफिट है बिजनेस को वो करंट ईयर के बाद भी मिलता रहेगा। जैसे हमने पढ़ा कि ये बिजनेस का जो करंट ईयर है वो जनवरी 2017 से दिसंबर 2017 तक है। तो अगर कोई ऐसा एक्सपेंस जो आप पे कर चुके हैं या पे करेंगे और उसके अगेंस्ट बेनिफिट आपको दिसंबर 2017 के बाद भी मिलता रहेगा, यानी कि आने वाले फ्यूचर में भी मिलता रहेगा, कई सालों तक आपको वो मिलता रहेगा, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे आप बिल्डिंग परचेज करते हैं, तो बिल्डिंग का बेनिफिट बिजनेस को कई सालों तक होता है, तो लिहाजा बिल्डिंग का परचेज करना जो है वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग में फर्नीचर पड़ा हुआ है, उस फर्नीचर का बेनिफिट भी बिजनेस को कई सालों तक मिलता रहेगा, तो वो भी हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम लैंड, बच्चे जमीन परचेज करते हैं, तो जमीन का बेनिफिट भी बिजनेस को आने वाले वक्तों में मिलता रहेगा, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है इट इज एन अमाउंट, ये वो अमाउंट होती है पेड। बच्चे आपने याद रखना है कि या तो वो अमाउंट पे कर दी जाएगी सारी की सारी, और पेएबल या उसका कुछ हिस्सा फ्यूचर में पे करने वाला होगा, द बेनिफिट ऑफ विच, जिसका बेनिफिट विल बी कंज्यूम, बिजनेस कंज्यूम करेगा इन फ्यूचर, आने वाले वक्त में। Such expenditures are incurred to acquire assets। ये एक्सपेंडिचर्स हम क्यों करते हैं? या तो हम कोई एसेट खरीदते हैं, जैसे बच्चे हमने बात की बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग एक एसेट है। हमने बात की फर्नीचर की, तो फर्नीचर एक एसेट है। हमने बात की लैंड की, तो लैंड एक एसेट है। तो ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स एसेट्स को परचेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। या और लिखा हुआ है इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एसेट्स, तो इसका मतलब ये निकल कर आया कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो दो तरह के लिए किए जा सकते हैं, या तो वो एसेट्स को परचेज करने के लिए किए जा सकते हैं, या वो बिजनेस की या एसेट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बिल्डिंग की, हमारी बिल्डिंग के 2 फ्लोर है, दोनों हमने रेंट पर दिए हुए हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक और फ्लोर बढ़ा देंगे, हम एक और फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर देंगे नया, तो उसको कंस्ट्रक्ट करने पे कुछ खर्चा आएगा ना, कुछ एक्सपेंडिचर्स होंगे। अब बेसिकली वो जो एक्सपेंडिचर आएंगे हमने ये देखना है कि वो रेवेन्यू है या कैपिटल। अब आप देखिए कि हमने जो एक नया फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिया है, उस नए फ्लोर का बेनिफिट बिजनेस को आने वाले वक्तों में भी मिलता रहेगा, कई सालों तक मिलता रहेगा, और उससे उस एसेट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। तो ये बच्चे आपका ओवरऑल एक्सपेंडिचर का टॉपिक है कि जब भी हम एक्सपेंडिचर्स करते हैं उसके बैक एंड पे 2 तरह की टाइप्स हो सकती हैं, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो अगर उस अमाउंट के अगेंस्ट बेनिफिट हम करंट अकाउंटिंग ईयर में ही ले लेंगे तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, और अगर उसके अगेंस्ट हासिल होने वाला बेनिफिट हमें फ्यूचर में भी मिलता रहेगा तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। उसके बाद बच्चे हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जिसका नाम रिसीट्स है। ये एक्सपेंडिचर के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि बिजनेस के अंदर पैसे का आना रिसीट कहलाता है, जैसे पैसे का जाना एक्सपेंडिचर कहलाता है, इसी तरह से बिजनेस के अंदर पैसे का आना रिसीट कहलाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बिजनेस के अंदर जो पैसा है या अमाउंट है ये कैसे कैसे आती है। देखिए हम बिजनेस में गुड्स को सेल करते हैं तो बिजनेस में पैसे आते हैं, हमने फर्नीचर परचेज किया होता है उसे हम सेल करते हैं तो बिजनेस में पैसे आते हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं तो तब भी बिजनेस में पैसे आते हैं, हम बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, इक्विपमेंट
ये सारी चीजें जब सेल करते हैं बच्चे तो उससे भी बिजनेस में पैसे आते हैं। तो हमने अब कैटेगराइज करना है कि ये जो बिजनेस में रिसीट्स हो रही हैं ये किस तरह की हो सकती हैं। तो मैक्सिमम रिसीट की दो टाइप्स हो सकती हैं, एक को हम रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं और दूसरे को हम कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स को। बच्चे आपके बिजनेस में जो पैसा गुड्स या सर्विसेज को सेल करके आ रहा है, आपके बिजनेस में जो पैसा गुड्स को सेल करके या सर्विसेज को रेंडर करके आ रहा है उसे हम रेवेन्यू रिसीट्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा काम है मार्कर्स को सेल करना, तो मार्कर मेरे लिए गुड्स हैं, तो जब मैं इन मार्कर्स को सेल करूंगा तो इसका मतलब मैं गुड्स को सेल कर रहा हूं, तो बिजनेस में जो रिसीट्स आ रही हैं उनको हम रेवेन्यू रिसीट्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हम मोबाइल सेल करते हैं तो मोबाइल हमारे लिए गुड्स है। अब मोबाइल को सेल करने से बिजनेस में जो अमाउंट आ रही है, जो रिसीट्स आ रही हैं, वो हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट्स कहलाएंगे। इसी तरह से अगर मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं और यही मेरा काम है तो मैं आपको अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा हूं, तो इसके अगेंस्ट आप जो मुझे फी पे करेंगे वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसीट कहलाएंगे। जैसे लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ये भी बच्चे वैसे ही है कि या तो रिसीव कर चुके हैं या फ्यूचर में रिसीव करेंगे। So it is an amount received or receivable from the sale of goods। ये इसका पहला पॉइंट है कि आप ये कैसे रिसीव करेंगे, सेल ऑफ गुड्स से, गुड्स को सेल करके, और सर्विसेज या अपनी सर्विसेज को रेंडर करके। इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स का मतलब है रूटीन की एक्टिविटीज में वो कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, तो आप गुड्स को जब भी सेल करेंगे वो हमारे लिए एक रेवेन्यू रिसीट कहलाएगी। उसके बाद हम आते हैं जी दूसरी टाइप की तरफ जिसका नाम है कैपिटल रिसीट। अब बिजनेस में जो पैसा आ रहा है उसे हमने कैटेगराइज कर दिया कि वो दो तरह का हो सकता है, या रेवेन्यू रिसीट्स हो सकती है या कैपिटल रिसीट्स हो सकती हैं। रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में बच्चे हमने पढ़ा है कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स को सेल करने से या सर्विसेज को रेंडर करने से जो अमाउंट बिजनेस में इन होती है उसे हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। अब रेवेन्यू रिसीट्स के अलावा जितने भी रिसोर्सेज हैं उनसे जो अमाउंट आपके बिजनेस में आती है उन सबको हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है इट इज एन अमाउंट, ये वो अमाउंट होती है रिसीव्ड और रिसीवेबल जो या तो आपने रिसीव कर ली है या फ्यूचर में रिसीव करेंगे फ्रॉम सोर्सेज, उन सोर्सेज से विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, जो कि रेवेन्यू नहीं होंगे। तो इसका मतलब है रेवेन्यू रिसोर्सेज के अलावा आप जिन भी तरीकों से बिजनेस में पैसे रिसीव कर रहे हैं वो आपकी कैपिटल रिसीट्स कहलाएंगे। जैसे आपको याद है बच्चे यहां पर हमने पढ़ा था कि हमने बिल्डिंग परचेज की थी, तो आप जब इस बिल्डिंग को सेल करेंगे तो जो आप रिसीट बिजनेस में आएगी वो आपके लिए कैपिटल रिसीट आएगी। जब आपने फर्नीचर परचेज किया था तो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और उसी को ही जब आप सेल कर देंगे तो वो आपका कैपिटल रिसीट बन जाएगा। आपने लैंड परचेज की थी तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बना था, और उसी लैंड को जब आप सेल कर देंगे तो वो आपके लिए एक कैपिटल रिसीट बन जाएगी। तो ये बच्चे ओवरऑल डिफरेंस है एक्सपेंडिचर्स और रिसीट्स में। इसको हम ओवरऑल समराइज कर देते हैं कि सबसे पहले एक्सपेंडिचर्स हमने पढ़ा कि बिजनेस से अमाउंट का बाहर जाना, तो या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं या रेवेन्यू होते हैं। तो अगर उसका बेनिफिट आपको करंट अकाउंटिंग ईयर में मिल गया है तो वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और अगर आपको उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता रहेगा तो वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसी तरह से हमने यहाँ रिसीट्स पढ़ा कि बिजनेस में पैसे का आना रिसीट कहलाता है। तो अगर वो आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स को सेल करने से या सर्विसेज रेंडर करने से पैसा बिजनेस में आ रहा है तो वो आपके लिए रेवेन्यू रिसीट्स है, और इनके अलावा अगर किसी तरीके से बिजनेस में पैसा आ रहा है तो वो आपके लिए कैपिटल रिसीट्स।